अध्याय 7 द 4 स्टेप्स एंड अदर डिसऑर्डर्स ओवरईटिंग, सब्सटेंस अब्यूज, पैथोलॉजिकल गैम्बलिंग एंड कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर। ये चैप्टर थोड़ा अलग है। अभी तक किताब मुख्य रूप से ओसीडी की बात कर रही थी। अब लेखक पूछते हैं, क्या 4 स्टेप मेथड दूसरी कंपल्सिव या इंपल्स कंट्रोल प्रॉब्लम्स में भी काम कर सकता है? किताब इसमें मुख्य रूप से 4 क्षेत्रों की चर्चा करती है: ओवरईटिंग, सब्सटेंस अब्यूज, पैथोलॉजिकल गैम्बलिंग, कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर और साथ में हेयर पुलिंग जैसी समस्या का भी उल्लेख करती है। 1. ओसीडी और इन दूसरी समस्याओं में सबसे बड़ा अंतर। किताब के अनुसार ओसीडी में व्यक्ति अक्सर अपने कंपल्शन से परेशान और परेशान होकर उससे छुटकारा पाना चाहता है। उदाहरण, मुझे बार बार हाथ धोना बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं इससे छुटकारा चाहता हूं। लेकिन ओवरईटिंग, गैम्बलिंग, ड्रग्स या सेक्सुअल बिहेवियर में स्थिति ज्यादा जटिल हो सकती है। व्यक्ति जानता है कि बिहेवियर एक्सेसिव है और नुकसान कर रहा है, लेकिन उस बिहेवियर में प्लेजर भी मिल सकता है। यही ट्रीटमेंट को कठिन बनाता है। 2. मैं इसे छोड़ना चाहता हूं, लेकिन क्या सच में? मान लो कोई व्यक्ति कहता है, मैं गैम्बलिंग छोड़ना चाहता हूं, लेकिन अंदर से, अगर मैं कभी कभार गैम्बलिंग कर सकूं तो अच्छा होगा। या कोई कहता है, मुझे ओवरईटिंग बंद करनी है, लेकिन मुझे खाने से मिलने वाला प्लेजर भी छोड़ना नहीं है। या सब्सटेंस यूज में, मैं प्रॉब्लम नहीं चाहता, लेकिन सब्सटेंस का अफेक्ट भी नहीं छोड़ना चाहता। किताब के अनुसार यहां सबसे पहले व्यक्ति को अपने वास्तविक गोल्स और मोटिव्स को ऑनेस्टली देखना पड़ता है। 3. ईगो डिस्टोनिक बनाम ईगो सिंटोनिक, ये चैप्टर का महत्वपूर्ण साइकोलॉजिकल डिस्टिंक्शन है। ओसीडी में व्यक्ति कह सकता है, यह अर्ज मेरे जैसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं करना चाहता, यह ईगो डिस्टोनिक एक्सपीरियंस है। लेकिन इंपल्स कंट्रोल प्रॉब्लम्स में व्यक्ति को बिहेवियर का कुछ हिस्सा जेन्युइनली अच्छा लग सकता है। इसलिए उसे पहले यह समझना पड़ता है, मैं वास्तव में कौन हूं और मैं क्या चाहता हूं, और मेरे अंदर अभी कौन सा अर्ज चल रहा है। इन दोनों के बीच फर्क करना जरूरी है। 4. हिडन एजेंडा, किताब कहती है कि कभी कभी कंपल्सिव बिहेवियर के पीछे कुछ हिडन मोटिव्स भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए व्यक्ति किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचना चाहता हो, रिलेशनशिप प्रॉब्लम से बच रहा हो, डिफिकल्ट इमोशन से भाग रहा हो, किसी अनकंफर्टेबल रियलिटी का सामना नहीं करना चाहता हो। इसलिए केवल मैं ये बिहेवियर रोक दूंगा कहना पर्याप्त नहीं हो सकता। पहले ये देखना पड़ता है, ये बिहेवियर मेरी जिंदगी में क्या फंक्शन निभा रहा है। 5. 4 स्टेप्स को यहां कैसे लागू करें। किताब के अनुसार बेसिक स्ट्रक्चर वही रहता है। स्टेप 1. रिलेबल अर्ज को पहचानो। यह मुझे खाने, पीने, गैम्बल करने, सेक्सुअल बिहेवियर करने की अर्ज है। उसे ऑटोमैटिक कमांड मत मानो। स्टेप 2. रीएट्रिब्यूट। पूछो, यह अर्ज क्यों इतनी पावरफुल लग रही है। इसमें ब्रेन, लर्न बिहेवियर, इमोशंस और कभी कभी इंटरपर्सनल इश्यूज की भूमिका हो सकती है। यानी अर्ज आया है, मुझे इसे पूरा करना ही है। स्टेप 3. रीफोकस। यही प्रैक्टिकल बिहेवियर चेंज शुरू होता है। अर्ज आने पर ऑटोमैटिक बिहेवियर पॉज, ऑल्टरनेटिव बिहेवियर, यानी अपनी अटेंशन और एक्टिविटी को किसी हेल्थियर डायरेक्शन में शिफ्ट करना। किताब के अनुसार रीफोकस इन प्रॉब्लम्स में भी 4 स्टेप मेथड का महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्टेप 4. रिवैल्यू। धीरे धीरे व्यक्ति उस अर्ज को कम महत्व देना सीखता है। पहले मुझे ये करना ही है, बाद में ये केवल एक अर्ज है, और अंततः यह अर्ज मेरी आइडेंटिटी या मेरे गोल्स को डिफाइन नहीं करती। 6. इट्स नॉट मी, इट्स माई इनअप्रोप्रिएट अर्ज। ओसीडी में किताब का फेमस फ्रेज था, इट्स नॉट मी, इट्स माई ओसीडी। दूसरी कंपल्सिव बिहेवियर्स में इसे थोड़ा बदलकर समझाया जाता है, इट्स नॉट मी, इट्स माई इनअप्रोप्रिएट अर्ज। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण अंतर है। अर्ज आने के लिए व्यक्ति जिम्मेदार नहीं हो सकता, लेकिन उस अर्ज पर क्या रिस्पॉन्स देना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी रहती है। यानी अर्ज एक्शन 7. इम्पार्शियल स्पेक्टेटर फिर से महत्वपूर्ण हो जाता है। चैप्टर में वही कॉन्सेप्ट वापस आता है, इम्पार्शियल स्पेक्टेटर। अपने बिहेवियर को ऐसे देखना जैसे आप किसी दूसरे व्यक्ति का बिहेवियर देख रहे हो। उदाहरण, अभी मेरे अंदर गैम्बलिंग की अर्ज उठ रही है, या अभी मुझे बिंज खाने की इच्छा हो रही है। फिर
अगर मैं इस अर्ज के अनुसार चला तो इसका परिणाम क्या होगा? यह अवेयरनेस आपको ऑटोमेटिक बिहेवियर से थोड़ा अलग करती है। 8. रीफोकस और इम्पार्शियल स्पेक्टेटर एक दूसरे को मजबूत करते हैं। किताब का एक बहुत अच्छा पॉइंट, जितना आप रीफोकस करते हैं उतना इम्पार्शियल स्पेक्टेटर मजबूत होता है, और जितना इम्पार्शियल स्पेक्टेटर मजबूत होता है उतना रीफोकस करना आसान होता है। यानी अवेयरनेस बेटर चॉइस, मोर अवेयरनेस बेटर चॉइस। एक पॉजिटिव साइकिल बनता है। 9. हेयर पुलिंग ट्रिकोटिलोमेनिया। चैप्टर अंत में हेयर पुलिंग का उदाहरण देता है। यहाँ समस्या ये हो सकती है कि व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि उसके हाथ बालों की ओर चले गए हैं। किताब इसकी तुलना ऑटोमेटिक स्मोकिंग बिहेवियर से करती है। हाथ अपने आप बालों तक पहुंच गया, इसलिए पहला लक्ष्य है बहुत जल्दी नोटिस करना कि हाथ क्या कर रहा है। 10. हैंड्स को दूसरा काम देना। हेयर पुलिंग में रिफोकस के लिए किताब ऐसी एक्टिविटीज सुझाती है जिनमें हाथ व्यस्त रहें। नेटिंग, क्रोशे, नीडलवर्क, पॉटरी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। रबर बॉल दबाना, दोनों हाथ क्लास्प करना उद्देश्य है। पुलिंग के ऑटोमेटिक पैटर्न की जगह ऑल्टरनेटिव हैंड बिहेवियर देना। किताब 15 मिनट डिले को भी उपयोगी बताती है और अर्ज में आने वाले छोटे बदलावों को ऑब्जर्व करने की बात करती है। 11. मेरे हाथ कहाँ है? किताब एक मजेदार लेकिन यूजफुल माइंडफुल अवेयरनेस रिमाइंडर देती है। It's 10 o'clock, do I know where my hands are? मतलब, क्या मैं अभी ऑटोमेटिकली कोई बिहेवियर कर रहा हूं? यह इम्पार्शियल स्पेक्टेटर को एक्टिवेट करने का एक तरीका है। 12. इस चैप्टर की सबसे गहरी बात, ओसीडी में 4 स्टेप्स शुरू करना अपेक्षाकृत आसान हो सकता है क्योंकि व्यक्ति पहले से जानता है मैं यह नहीं करना चाहता, लेकिन इम्पल्स कंट्रोल प्रॉब्लम्स में व्यक्ति को पहले ये स्पष्ट करना पड़ता है मैं वास्तव में क्या चाहता हूं, मेरी लॉन्ग टर्म लाइफ गोल्स क्या है, यह अर्ज मुझे कहां ले जा रही है, क्या मैं अपने इमीडिएट प्लेजर के लिए अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को सैक्रिफाइस कर रहा हूं? किताब के अनुसार यह सेल्फ एग्जामिनेशन बहुत महत्वपूर्ण है। चैप्टर 7 का पूरा फॉर्मूला, अर्ज नोटिस, मेरे अंदर अर्ज उठ रही है। रिलेबल, यह एक इनअप्रोप्रिएट कंपल्सिव अर्ज है। रीएट्रिब्यूट, यह अर्ज मेरे पूरे सेल्फ को डिफाइन नहीं करती। रीफोकस, मैं इसके बजाय हेल्दी फंक्शनल बिहेवियर चुनूंगा। रिवॉल्यू, इस अर्ज को मेरी जिंदगी पर कंट्रोल करने का अधिकार नहीं है। चैप्टर 7 की मुख्य सीख 1. हर कंपल्सिव बिहेवियर ओसीडी जैसा नहीं होता। 2. जहां बिहेवियर प्लेजर देता है वहां उसे छोड़ने की मोटिवेशन ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकती है। 3. सबसे पहले अपने वास्तविक गोल्स और मोटिव्स को ईमानदारी से समझना जरूरी है। 4. अर्ज और आइडेंटिटी अलग चीजें हैं। 5. अर्ज आने के लिए खुद को दोष देने के बजाय रिस्पॉन्स पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना महत्वपूर्ण है। 6. इम्पार्शियल स्पेक्टेटर ऑटोमेटिक बिहेवियर को पहचानने में मदद करता है। 7. रीफोकस का मतलब अर्ज को दबाना नहीं, बल्कि उसके बावजूद फंक्शनल बिहेवियर चुनना है। एक लाइन में, अर्ज मैं नहीं हूं, मैं ये चुन सकता हूं कि उस अर्ज के साथ क्या करना है। अब पार्ट 2 का अगला चैप्टर है चैप्टर 8, द 4 स्टेप्स एंड ट्रेडिशनल अप्रोचेस टू बिहेवियर थेरेपी। इसमें किताब एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन ERP और 4 स्टेप मेथड के बीच संबंध, सड्स हायरार्की और प्रैक्टिकल एक्सपोजर को समझाती है।